हेलो दोस्तों, स्टडी रूस चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया और नेपाल के बीच बढ़ते हुए कुछ विवादों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केपी शर्मा ओली जी ने एक विवादित बयान दिया है हाल ही में, जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम का जन्म भारत के अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ था, जिस कारण उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इंडियन पब्लिक द्वारा, और नेपाल के पब्लिक द्वारा भी उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो इसी कंट्रोवर्शियल कमेंट को हम एनालाइज करने वाले इस पूरे वीडियो में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों इस पूरे वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। इंडिया और नेपाल के बीच में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं नेपाल का ये नक्शा, इसमें सारी टेरिटरी आप देख सकते हैं नेपाल का नक्शा के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले हम देख लेते हैं नेपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि इंपॉर्टेंट रहने एसएससी या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में, क्योंकि ये हॉट एंड बर्निंग टॉपिक है। तो नेपाल का इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को। कैपिटल कहाँ है नेपाल का? काठमांडू में। लैंग्वेज नेपाल का, यानी कि नेशनल लैंग्वेज क्या है नेपाल का? तो नेपाली भाषा है नेपाल का नेशनल लैंग्वेज। करेंसी क्या है? तो नेपालीज रुपी। अगर इसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाए तो 0.63 इंडियन रुपी में कन्वर्ट होती है नेपालीज रुपी। यहाँ का नेशनल एनिमल काव है, यानी कि गाय राष्ट्रीय पशु है नेपाल का। नेशनल बर्ड हिमालयन मोनल है। नेशनल फ्लावर और नेशनल ट्री देख ले तो दोनों ही दोस्तों रोडोडेंड्रन है नेपाल का। आगे देख लेते हैं दोस्तों, फाउंडर ऑफ नेपाल। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेपाल के फाउंडर हैं पृथ्वी नारायण शाह, जिन्होंने 25 सितंबर 1768 में नेपाल का फाउंडेशन का श्रेय इन्हें जाता है, पृथ्वी नारायण शाह। आगे देख लेते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट। तो नेपाल की प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंटली अभी विद्या देवी भंडारी। काफ़ी रिनॉन्ड पर्सनैलिटी है और काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है इनकी। प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, यानी खड़ग प्रसाद शर्मा ओली जी। इन्हीं के कारण सारा का सारा विवाद है इंडिया और नेपाल के बीच में। इन्होंने ही कंट्रोवर्शियल कमेंट दिया है और इनके कारण ही सारा का सारा विवाद है। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोविंसेज, यानी कि नेपाल को 7 प्रांतों में बांटा गया है। टोटल प्रोविंसेज हैं 7। अगर नेपाल का पार्लियामेंट देख लें हम दोस्तों, तो इसका नाम है द नेशनल असेंबली। द नेशनल असेंबली है नेपाल का पार्लियामेंट का नाम। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, यानी कि टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कितने हैं नेपाल में? तो 275 है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। अगर नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ का संविधान के बारे में हम देख ले दोस्तों, तो 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था नेपाल का संविधान। इससे पहले यहाँ राजाओं का शासन था। उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल आया, यहाँ इसका संविधान लागू किया गया 20 सितंबर 2015 में। तो दोस्तों, इस संविधान में कुल मिलाकर 35 पार्ट्स हैं, 308 आर्टिकल्स हैं और 9 शेड्यूल्स हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में जो विवाद चल रहा था इंडिया और नेपाल के बीच, वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को लेकर ही था। तो इस बाउंड्रीज़ में ऐसा कहा गया है कि इंडिया और नेपाल के बीच का जो ये एरिया है, यह इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो कि ट्रीटी ऑफ सुगौली के अंडर माना गया था। ट्रीटी ऑफ सुगौली है, सुगौली की एक संधि हुई थी 1816 में, जिसमें ब्रिटिश आर्मी यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के उस समय के राजा के बीच में यह ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें कहा गया था कि यह जो एरिया है यही बॉर्डर रहने वाला है नेपाल का, लिपुलेख का। मगर नेपाल जो है हाल ही में उसने एक अपना मैप पब्लिश किया, जिसमें उसने यह सारा का सारा एरिया अपने अंदर बताया, यानी कि अपने टेरिटरी के अंदर बताया, जिस कारण सारा का सारा विवाद है। तो नेपाल का कहना है कि लिम्पियाधुरा से लेकर लिपुलेख तक का भी एरिया सारा का सारा नेपाल के अंदर आता है, मगर ऐसा नहीं था दोस्तों। ट्रीटी ऑफ सुगौली के अंदर जो था, यह एरिया काला पानी से लेकर लिपुलेख, इसी एरिया के अंदर नेपाल का टेरिटरी था। इसके वेस्टर्न साइड में जो भी है यह सब इंडिया का पार्ट है। इसी कारण सारा का सारा विवाद हो रहा था। आगे देख लेते दोस्तों। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली है क्या, आखिर में कब हुई थी, किन कारणों से हुई थी, किन शर्तों के बीच हुई थी? तो ऐसा है दोस्तों कि एक एंग्लो नेपालीज वार हुआ था, यानी कि गोरखा वार हुआ था 1814 से 1816 के बीच। अब यह वार क्यों हुआ था? यह वार इसलिए हुआ था क्योंकि नेपाल के उस समय के जो राजा थे वो काफ़ी विस्तारवादी सोच के थे। तो उन्होंने अपना प्रांत विस्तार करने का सोचा, और वह नेपाल से दक्षिण की ओर बढ़ने लगे, तराई रीजन में, और भारत पर कब्जा करने लगे। उन्होंने
अगर ईस्टर्न साइड में देखा जाए तो सिक्किम पर कब्जा हो गया था पूरा। अगर वेस्टर्न साइड में देखा जाए तो गढ़वाल और कुमाऊं जो कि उत्तराखंड का पार्ट है, वह सब एरिया पर कब्जा हो गया था। 12 साल तक इन्होंने कब्जा किया। फिर उसके बाद उस समय तत्कालीन जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके साथ उनका कन्फ्लिक्ट हो गया, यानी ब्रिटिशर्स के साथ उनका कन्फ्लिक्ट हो गया, जिसमें यह वार हुआ, एंग्लो नेपालीज वार यानी गोरखा वार। तो यह वार 1814 से 16 के बीच हुई थी। इसी वार में नेपालीज आर्मी तो हार गई क्योंकि उनके पास उतने अम्यूनिशंस नहीं थे और वो लोग उतने एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज़ नहीं करते थे, तो वो हार तो गई। और इसी कारण वहाँ पर एक सुगौली की संधि साइन करवाई गई थी। यस, इससे पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे डेविड ऑक्टरलोनी, जिन्होंने उनके सारे कब्जे किए हुए क्षेत्रों को उनसे छुड़वाया गया था। काली रिवर जो एरिया थी, काली नदी के वेस्टर्न साइड में सारा का सारा उनका कब्जा किया हुआ जो क्षेत्र था, उससे नेपाली आर्मी को हटाया गया था। और उसके बाद जो वॉर हुआ उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी 2 दिसंबर 1815 में, जिसे वापस रेटिफाई किया गया था 4 मार्च 1816 में। और 4 मार्च 1816 में सुगौली की संधि पर सिग्नेचर किया गया था। तो अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से देखा जाए तो लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रडशॉ ने साइन किया था। और अगर नेपाल की तरफ से देखा जाए तो राजगुरु गजराज मिश्रा और उनके साथ थे चंद्रशेखर उपाध्याय। तो इन दोनों का सिग्नेचर है उस ट्रीटी ऑफ सुगौली पे। और अगर उस समय तत्कालीन राजा के बारे में हम जान लें तो दोस्तों, नेपाल के तत्कालीन राजा थे उस समय गिरवन युद्ध विक्रम शाह। तो दोस्तों, ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहने वाले। ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में साइन हुई थी, 4 मार्च 1816 में, जिसके कारण इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को असाइन किया गया था इंडिया और नेपाल के बीच में कि कोई इसके बाहर का क्षेत्र नहीं लेगा और इसके अंदर का क्षेत्र नहीं लेगा। ऐसा उस ट्रीटी में लिखा हुआ था। तो दोस्तों, 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें गोरखा जवानों ने काफ़ी सहयोग किया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिस कारण उनको 1865 में तराई के कुछ रीजन को वापस लौटा दिया गया था नेपाल के एरिया में। तो उसी कारण जनकपुर जो एरिया है, सीता जी का जन्मस्थल, वह एरिया नेपाल में चला गया। मिथिला का काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र नेपाल के अंदर आता है, इसीलिए जनकपुर जो एरिया है सीता जी का जन्मस्थल, वह नेपाल में पाया जाता है और वह नेपाल टूरिज़्म के अंदर आता है। तो यह सब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण हुआ था, जिन्होंने 1865 में एज अ गिफ्ट उन्हें वापस लौटा दिया था। अब कन्फ्लिक्ट क्या है दोस्तों? कन्फ्लिक्ट का असली कारण है कि आदि कवि भानु भक्त आचार्य जी का 207वां बर्थ एनिवर्सरी था कल। आदि कवि भानु भक्त आचार्य, तो आदि कवि भानु भक्त आचार्य कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है नेपाल के। क्यों है, किस कारणों से, आइए देखते दोस्तों। तो दोस्तों, आदि कवि भानु भक्त आचार्य जो हैं, यह एक लेखक है और इन्होंने रामायण का नेपाली में अनुवाद किया था। उन्हीं का बर्थ एनिवर्सरी यानी कि जन्म समारोह था, 207वां जन्म सालगिरह था। तो दोस्तों, उसी इवेंट को अटेंड करने गए थे केपी शर्मा ओली जी, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, और वहाँ पर ही उन्होंने एक विवादित बयान दिया कि भगवान श्री राम का जन्म भारत के अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ था, नेपाल के बीरगंज में। बीरगंज जो है दोस्तों, यह नारायणी जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसी एरिया में पाया जाता है बीरगंज। और उनका कहना यही है कि भगवान श्री राम का जन्म यहीं हुआ था। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर इनका जन्म वहाँ हुआ था तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी थी। सरयू नदी यहाँ पर नहीं बहती है। दूसरी बात, उनका कहना है कि भगवान श्री राम का जन्म अगर अयोध्या में हुआ था तो वह इतने दूर मिथिला में कैसे आ सकते हैं विवाह करने माता सीता से। तो यह भी बात उनकी काटी जा सकती है, क्योंकि जो भगवान श्री राम अयोध्या से लंका जा सकते हैं, वह अयोध्या से नेपाल क्यों नहीं आ सकते? तो ये सारी बातें बेबुनियाद हैं उनकी। और हर साल जनकपुर में सीता जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, यही है जनकपुर, ये जानकी मंदिर है सीता जी का, यहीं पर हर साल मनाया जाता है, जो कि नेपाल टूरिज़्म के अंदर आता है। जिस कारण मोदी जी भी पिछले साल यहाँ गए थे और उन्होंने यहाँ पे 100 करोड़ का प्रोजेक्ट भी असाइन किया था नेपाल के डेवलपमेंट में। मगर पता नहीं क्यों नेपाल के गवर्नमेंट जो है हाल ही में कुछ ऐसा विवादित बयान देकर इंडिया के अगेंस्ट बोल रही है। तो दोस्तों, इसका रीज़न पूरा का पूरा क्लियर है कि ये जो है नेपाल जो है चाइना के पपेट बन चुकी है। और ख़ासकर केपी शर्मा ओली जी
जो है जी जिनपिंग के पपेट बन चुके हैं। जो वो कह रही है चाइनीज़ गवर्नमेंट, उन्हीं को यह दोहरा रहे हैं इस तरफ, मगर उन्हें नहीं पता कि भारत जो है नेपाल के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता रह चुका है काफ़ी पहले से। इस कारण यह रिश्ता अब ख़राब नहीं होने वाला है। भले ही थोड़ी बहुत दूरियां आएंगी, मगर आगे जाकर यह सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का एनालिसिस। होप करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।